Okay, so let's start our topic. EFT के जो रेस्ट मेथड्स रह गए थे वो आज हमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपका है RTGS, IMPS और NEFT। इसको मैं अलग से कंप्लीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये अक्सर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये अलग से करा रही हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ़ंड ट्रांसफ़र जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं। और जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं तब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ये मेथड्स हैं NEFT, RTGS, इसको आप बैंक से जाके भी करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इन्होंने ये सर्विस जो दे रखी है बैंक्स ने, ये कैसे दे रखी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वर्जन्स पे दे रखी है। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो, है ना। अगर आप घर बैठे करना चाहते हो तो आप घर बैठे कर सकते हो अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग अवेल कर रखी है। और अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग अवेल नहीं कर रखी है और उस केस में आपको कहीं पर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में कुछ अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक में जाके सिंपली RTGS करा सकते हो, है ना। वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, उसको फिल करके आप RTGS करा सकते हो। तो ये अकेली एक सर्विस है आपकी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। बाकी के आपके जो पेमेंट मैकेनिज़्म हैं अगर हम देखें, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश हो गया, डिजिटल चेक्स हो गए, ये सब कैसे चलते हैं, इन सब का आप यूज़ कैसे करते हो, ऑनलाइन मोड पे करते हो, इंटरनेट के थ्रू करते हो, है ना। आप इसको ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। डिजिटल चेक को आप इन हैंड जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑन पेपर वो होता ही नहीं है। लेकिन RTGS वगैरह कुछ ऐसी मेथड्स बैंक ने डेवलप कर रखे हैं जो पहले तो इन्होंने ऑफलाइन स्टार्ट किया था, और जब हमारी कंट्री में ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हुआ तो इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन में भी। मतलब ये ऑफलाइन भी है और ये ऑनलाइन भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या है, ये तो आपको पता ही है, तो ये मैं कवर नहीं कर रही। नीचे आते हैं, हाउ डू यू ट्रांसफ़र फंड्स, यहाँ से देखिए, हाउ डू यू ट्रांसफ़र फंड्स हेडिंग लिखी हुई है। तो इसमें क्या लिखा है, ट्रांसफरिंग फंड्स वाया इलेक्ट्रॉनिक गेटवेज मच सिंपलर देन द कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड आपकी क्या है, जो आप बैंक से जाके ट्रांसफ़र करते थे ना, उसे यहाँ पे बोला गया है कन्वेंशनल मेथड्स, है ना। जब आप बैंक में जाते थे, फॉर्म फिल करते थे और उसे ट्रांसफ़र करते थे, तो वो आपके क्या थे, वो कन्वेंशनल मेथड थे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गेटवे से ट्रांसफ़र होता है, गेटवे क्या है याद है ना, एक मैंने डायग्राम दिखाया था शायद लास्ट क्लास में, जिसमें आपका सब मर्चेंट होता है। तो सब मर्चेंट आपकी जब सब मर्चेंट को आप प्रोसेस में जो आपका वो है क्या बोलते हैं, ऑर्डर है, जब वो आप प्लेस करते हो सब मर्चेंट के यहाँ ई शॉप में, तो वो क्या करता है, वो मास्टर मर्चेंट को आपको रीडायरेक्ट कर देता है मास्टर मर्चेंट से, है ना। मास्टर मर्चेंट क्या था, आपका गेटवे था, और वो गेटवे आपको क्या करता है, गेटवे बैंक से रीडायरेक्ट करता है, और फिर फाइनली जहाँ से भी आप पेमेंट करना चाहते हो, चाहे वो आपका बैंक हो और चाहे वो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, वो वहाँ से आपको कनेक्ट कर देता है। तो गेटवे क्या काम करता है, जो पेमेंट रिसीव करने वाला है और जो पेमेंट करने वाला है, रिसीव करने वाला मतलब कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, बिग बाज़ार हो गया, और पेमेंट करने वाला कौन है, पेमेंट करने वाला है या तो आपका बैंक होगा, अगर आप अपना अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका बैंक होगा, और अगर आप किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो उसकी कंपनी होगी, जैसे वीज़ा है, मास्टर है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस मोड से पेमेंट कर रहे हो, कौन सा आपने ऑप्शन चूज़ करा है। तो उनके बीच में जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है कि ट्रांसफरिंग फंड्स वाया इलेक्ट्रॉनिक गेटवेज मच सिंपलर देन द कन्वेंशनल मेथड। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो आपके कन्वेंशनल मेथड्स थे, जिसमें आप पर्सनली जाते थे, फेस टू फेस बात करते थे, फॉर्म फिल करते थे और फिर फंड को ट्रांसफ़र करते थे या विड्रॉ करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आसान है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के थ्रू ट्रांसफ़र करना। पहला पॉइंट देखिए क्या है, ट्रांसफ़र फंड इनटू योर ओन लिंक्ड अकाउंट्स ऑफ द सेम बैंक नेटवर्क। अगर आपके ही दो अकाउंट हैं एक बैंक में, कई बार होता है एक अकाउंट होल्डर के दो अकाउंट होते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई, दो अकाउंट खोलने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल, किसी का एक बैंक में सेविंग अकाउंट है और अपने ही किसी फैमिली मेम्बर या किसी के साथ वहाँ पे एक ज्वाइंट अकाउंट है, या फिर एक सेविंग अकाउंट है और दूसरा करेंट अकाउंट है।
या फिर आपका एक सेविंग अकाउंट है और दूसरा पीपीएफ अकाउंट है। आजकल पीपीएफ अकाउंट भी चल गए हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो 15 ईयर्स का होता है। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब आपका एक ही बैंक में अगर 2 अकाउंट है तो आप ईएफटी का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक गेटवेज का यूज़ करके बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। क्योंकि जब आप इंटरनेट बैंकिंग अवेल करते हो, बैंक में जाते हो इंटरनेट बैंकिंग अवेल करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी पूरी प्रोफाइल सेट करते हैं और आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो उस एक प्रोफाइल में लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 2 अकाउंट हैं तो दोनों अकाउंट्स का प्रोफाइल वो एक उसमें समअप करके मुझे दे देंगे, तो मुझे आसानी हो जाएगी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने में। मुझे कोई डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी, वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ईजिली मतलब हम कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, ट्रांसफ़र फंड्स इनटू डिफरेंट अकाउंट ऑफ द सेम बैंक। जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो अगर सेम बैंक है तो भी आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर एक ही बैंक में, एक ही ब्रांच में 2 अकाउंट है। दूसरा, अगर आपके डिफरेंट अकाउंट है सेम बैंक में, है ना, तब भी आप इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक एक है और अकाउंट्स अलग है। और तीसरा पॉइंट देखिए, ट्रांसफ़र फंड्स इनटू डिफरेंट बैंक्स अकाउंट यूजिंग नेफ्ट। अगर आपके बैंक अलग अलग हैं, है ना, एक अकाउंट एसबीआई में है, दूसरा आईओबी में है, तो उस केस में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आपका एसबीआई में ही दोनों अकाउंट हैं आपके, तब भी आप ट्रांसफ़र कर लोगे। एसबीआई में ही आपका अकाउंट है और आपके ही किसी फैमिली मेम्बर या जिसको भी आपको पेमेंट करना है उसका अकाउंट है, तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके अलग अलग बैंक्स में अकाउंट है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफ़र फंड इनटू अदर बैंक अकाउंट यूजिंग आरटीजीएस। देखिए ऊपर वाला जो पॉइंट था इसमें लिखा था एनईएफटी, नीचे वाले में लिखा है आरटीजीएस और उसके नीचे वाले में लिखा है आईएमपीएस। अब ये तीनों क्या है, इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें 3 मैकेनिज्म डेवलप करने पड़े, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो जो कॉमनली यूज टाइप्स हैं या मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के, आपने ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट पढ़ा, तो इनका यूज़ कौन करता है, इनका यूज़ तो नॉर्मली कॉर्पोरेट्स करते हैं ना भाई। सैलरीज किसको देनी होंगी, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगी, जो ट्रेडर्स होंगे बड़े बड़े, ठीक है। और जो बिल्स का पेमेंट होता है वो कौन लेता है, वो यूटिलिटीज़, आपकी जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो लेती हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आपका टैक्स डिपार्टमेंट है ना, तो उनके लिए ईसीएस का यूज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। किसके लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, और दूसरा आपकी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए। पर अगर हम आम जनता की बात करें, है ना, कॉमन पीपल की बात करें, तो उसको अगर फंड ट्रांसफ़र करना है तो वो क्या क्या यूज़ कर सकता है, पहला यूज़ कर सकता है एनईएफटी, दूसरा आरटीजीएस और तीसरा आईएमपीएस। अब इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, जो याद रखने वाली बात है, वो है इसके फुल फॉर्म्स। अक्सर फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं आपसे एमसीक्यूज़ में, तो इसके फुल फॉर्म्स एकदम रट लीजिएगा। पहला क्या है, देखिए, एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। दूसरा आरटीजीएस, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और तीसरा है आपका आईएमपीएस, जो क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज अक्सर एग्जाम में आ जाता है इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज और बच्चे टिक कर देते हैं। मैंने ये कॉमन मिस्टेक देखी है, इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज पे बहुत से बच्चे टिक करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा। इमीडिएट है, इंस्टेंट नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आई नो इंस्टेंट और इमीडिएट दोनों का मीनिंग सेम होता है, सिनोनिम है दोनों। फिर भी यहाँ पे जो आपका सिस्टम बनाया गया था, मैकेनिज्म जब डेवलप किया गया था, उस टाइम पे उन्होंने जिस वर्ड को यूज़ किया है, आईएमपीएस किसने डेवलप किया है, आईएमपीएस डेवलप किया है आपका एनपीसीआई ने, ये भी ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इससे ऊपर के जो हैं एनईएफटी और आरटीजीएस, ये किसके हैं, ये हैं आरबीआई के, इसको आरबीआई ऑपरेट करता है, आरबीआई, ठीक है। आपका आईएमपीएस ऑपरेट करता है, आईएमपीएस को मैनेज करता है कौन, एनपीसीआई। और आपका जो आरटीजीएस और आपका ये एनईएफटी है, इसको कौन मैनेज करता है, इसको करता है आरबीआई, ठीक है।
तो IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इमीडिएट है, इंस्टेंट नहीं है। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। अब आते हैं नेफ्ट पे। अब हम इन तीनों में देखेंगे इन तीनों का मतलब क्या है, तीनों की वर्किंग कैसी है और तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यों हमें तीन मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी? अगर तीन मैकेनिज्म डेवलप किए गए तो ऑब्वियस सी बात है तीनों के फीचर्स अलग होंगे, तभी तीन मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं, काम तीनों फंड ट्रांसफ़र का ही कर रहे हैं और तीनों में इलेक्ट्रॉनिक मोड अवेलेबल है, राइट। तो हमें ये देखना है कि तीनों में आखिर फिर डिफरेंस क्या है, क्यों तीन मैकेनिज्म लाने पड़े। पढ़िए फर्स्ट लाइन से पढ़िए। द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इज अ nationwide money transfer system which allows customers with the facility to electronically transfer funds from their respective bank accounts to any other account of the same bank or any other bank network. Not just individuals but also firms and corporates organization may also use NEFT system to transfer fund to and fro. कहने का मतलब है आपका जो ECS डेबिट और क्रेडिट था उसमें कंपल्शन था कि आपका जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, वही इसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। अगर आपको सैलरी पेमेंट करनी है, डिविडेंड पे करना है, यूटिलिटीज़ के बिल कलेक्ट करने हैं, तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। एक इंडिविजुअल तो उसका बेनिफिट उठा नहीं सकता, राइट। लेकिन NEFT ऐसी सर्विस है जो दोनों के लिए अवेलेबल है। आपके कॉर्पोरेट्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं और आपके जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि आप हो, हम हैं, हम लोग भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और शायद आपने यूज़ भी किया हो, क्योंकि आजकल तो जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, जितने भी इवन बिल्स वगैरह हैं, बिल्स के अलावा ये फ़ीस वगैरह हैं कॉलेज की, स्कूल्स की, अब तो ये सब भी आपका EFT के थ्रू ही जाने लगा है ना। और जो EFT का सबसे प्रेफर्ड वर्जन है या प्रेफर्ड मोड है, वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? RTGS और NEFT को यूज़ करना और इसके थ्रू पेमेंट रिसीव करना पसंद करते हैं। जो बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो लोग एप्लीकेशन के थ्रू और ये E-कैश ये सब यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सिंपली NEFT और RTGS के थ्रू ही ज़्यादातर जो आपकी फ़ीस वगैरह है उसको लेना पसंद करते हैं और आपको ऑप्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फंड ट्रांसफ़र थ्रू NEFT requires a transferring bank and a destination bank with the RBI organizing the records of all bank branches at a centralized database. Almost all the banks are enabled to carry out an NEFT transaction before transferring fund via NEFT. You register the beneficiary receiving funds. For this, you must possess information such as name of the recipient's bank name, a valid account number belonging to the recipient and his respective bank's IFSC code. These fields are mandatory for a fund transfer to be authorized and processed. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपको NEFT के थ्रू क्या करना है? पेमेंट ट्रांसफ़र करना है ना। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है NEFT के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो रिसिपेंट होता है उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? एक तो आपको रिसिपेंट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करोगे तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हो। भाई अगर आप कुछ कोरियर करते हो किसी को तो आपको उसका एड्रेस देना पड़ता है, तो वैसे ही अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आपको उसकी अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेंगी ना। तो अकाउंट डिटेल्स में क्या क्या देना पड़ेगा? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा जिसके अकाउंट में आप अमाउंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हो। दूसरा, उसका बैंक का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, तो आपको बैंक का नाम बताना पड़ेगा। दूसरा, आपको उसका अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स नंबर्स होते हैं उन सबके, तो किस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। और एक आपको देना पड़ेगा IFSC। IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ये एक 11 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है जो हर ब्रांच का अलग होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक एक बैंक की कितनी कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। अगर आप एक ही सिटी की बात भी कर लो, अगर हम SBI की बात करें तो लखनऊ में अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी ब्रांचेस निकलेंगी, है ना। 8 से 10 ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, या हो सकता है और ज़्यादा मिल जाए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है डेटा इसका कि कितनी ब्रांचेस हैं, पर काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं एक एक बैंक की।
और एक सिटी की बात मैं कर रही हूँ, फिर आप सोचिए एक स्टेट में कितनी ब्रांचेस होंगी और ऑल ओवर इंडिया में कितनी ब्रांचेस होंगी। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, है ना, ब्रांचेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आप किस ब्रांच की बात कर रहे हो, किस पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहे हो, क्योंकि एरिया भी कॉमन हो सकता है। हो सकता है कि अगर मैं राजाजीपुरम बोलूँ तो राजाजीपुरम में 2 SBI हूँ, तो उनको एरिया वाइज डिफ्रेंशिएट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या किया गया है, उनको एक यूनिक कोड असाइन कर दिया गया है ना। कभी भी एक बैंक के किसी ब्रांच का IFSC उसके दूसरे ब्रांच से मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो जो यूनिक कोड होता है, आपका यूनिक नंबर होता है, कितनी डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, वो क्या करता है, ब्रांच को ब्रांच से डिफ्रेंशिएट करता है, बताता है कि आपका किस पर्टिकुलर ब्रांच में अकाउंट है। तो आपने क्या करा, आपने बैंक बताया पहले तो, फिर आपने IFSC के थ्रू ये बता दिया कि उस बैंक की किस ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है। फिर आपने ये बताया कि कौन सा अकाउंट नंबर है, क्योंकि उस ब्रांच में भी हज़ारों अकाउंट्स होंगे, तो उस ब्रांच में कौन सा पर्टिकुलर अकाउंट है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, और उसके अलावा आपने उसका नाम बता दिया, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस डालने के बाद आपका क्या होता है, NEFT के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। देखिए क्या है नीचे, Any sum of money can be transferred using NEFT system with a maximum of rupees 10 lakh, ठीक है। आप जो है कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो, 10 लाख तक की ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, NEFT transactions can be ordered anytime you want, even on holidays except for Sunday, which are designated bank holidays. However, the transactions are settled in batches. ये जो लाइन लिखी है ना, यही इस सिस्टम को बाकी सारे सिस्टम से अलग करती है। देखिए क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन बैचेस। इसमें जितने आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो बैचेस में आपके प्रोसेस किए जाते हैं। बैचेस का मतलब है उन्होंने कुछ बैच बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बैंक ने बैच बना दिया कि जब हमारे पास 50 रिक्वेस्ट आ जाएंगी, 50 ट्रांजेक्शन्स की रिक्वेस्ट आ जाएंगी, तब हम उसे प्रोसेस करेंगे। मतलब 1 to 1 प्रोसेसिंग नहीं होती है। जैसे आपने अभी रिक्वेस्ट डाली बैंक में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र तुरंत हो जाएगा। NEFT में और RTGS IMPS में यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। और भी काफ़ी सारे डिफरेंस है, पर जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है जो इसको अलग करता है दूसरों से, वो यही है कि इसमें जो ट्रांसफ़र होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, वो बैचेस में होते हैं। बैचेस का मतलब है इसमें रियल टाइम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। रियल टाइम का मतलब है अगर आपने अभी किया, अभी जैसे 10:54 है, अगर आपने अभी ट्रांसफ़र किया तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 10:54 पे ही आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब उनका बैच कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है, जब वो रिक्वेस्ट आ जाएंगी उनके पास, जब वो बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा। जनरली आधे से 1 घंटा लगता है ना। तो आपका NEFT ट्रांसफ़र कैसा है, वो बैच में होता है, वो रियल टाइम ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है। अगर आपको तुरंत करना है, सपोज़ किसी को इमीडिएटली ज़रूरत है, आपको विद इन सेकेंड्स ट्रांसफ़र करना है, तो NEFT का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। NEFT से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो रियल टाइम होगा ही नहीं, वो तुरंत आपका प्रोसेस किया ही नहीं जाएगा, तो वहाँ पर NEFT बेकार हो जाएगा, ठीक है। बैचेस डिफाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स। ये लोग टाइम स्लॉट अपना चेंज करते रहते हैं ना, किस टाइम पे कैसे इन्हें बैचेस लेने हैं और उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और वो सारा RBI के हाथ में। अभी मैंने बताया कि जो NEFT और RTGS है वो कौन ऑपरेट करता है, वो RBI ऑपरेट करता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो भी कौन ऑपरेट करता है, वो भी आपका RBI ही ऑपरेट करता है, और आपका जो IMPS है उसको NPCI करता है। अब आते हैं RTGS पे। RTGS का नाम देखिए क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा ट्रांसफ़र है, ये रियल टाइम ट्रांसफ़र है। NEFT आपका कैसा था, बैचेस में ट्रांसफ़र हो रहा था, और RTGS कैसा है, RTGS रियल टाइम है। रियल टाइम का क्या मतलब हुआ, अभी आपने अगर 10:55 है और अभी आपने अगर ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो विद इन सेकेंड्स आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। NEFT में ऐसा नहीं था, ठीक है। अच्छा, एज द नेम suggests is a real-time fund transfer system which facilitates you to transfer funds from one bank account to another in real time
or on the gross basis. The transaction is not put on a waiting list and cleared out instantly. इसमें वेटिंग लिस्ट में आपका जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसको वेटिंग पे नहीं रखा जाता, वो कैसे किया जाता है, वो इंस्टेंटली किया जाता है। लेकिन एनईएफटी में क्या है, एनईएफटी में आपका जो ट्रांजेक्शन होता है उसे क्या करते हैं, उसे वेटिंग में डाल दिया जाता है और वो कुछ टाइम के बाद प्रोसेस होता है। जब उनका वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जो भी उन्होंने टाइम स्लॉट्स बनाए हुए हैं। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, म्यूट योरसेल्फ। यस, तो सेकेंड लाइन पे आइए। द ट्रांजेक्शन इज नॉट पुट ऑन द वेटिंग लिस्ट एंड क्लियर्ड आउट इंस्टेंटली। ये कैसा है, इंस्टेंट होता है, ठीक है। RTGS payment gateways maintained by the Reserve Bank of India makes transaction between bank electronically. The transfer amount is instantly deducted from the account of the bank and credited to the other bank's account. Users such as individuals, companies, firms can transfer large sum using RTGS system. The minimum value that can be transferred using RTGS is 2 lakh. एनईएफटी में कोई मिनिमम वैल्यू थी नहीं थी, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू होती है। कितनी होती है, 2 लाख रुपए होती है। 2 लाख रुपए से नीचे का अमाउंट अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप आरटीजीएस का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो क्या कहने का मतलब हुआ, अगर आपको 2 लाख या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है तभी आप आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हो। 2 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन आप आरटीजीएस के थ्रू नहीं कर सकते। However, there is no upper cap on the amount that can be transferred. लेकिन इसके लिए कोई अपर कैप नहीं बनाया गया। अपर कैप मीन्स मैक्सिमम लिमिट। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है, राइट। The remitting customer needs to add the beneficiary and his bank account detail prior to transaction fund via RTGS. A beneficiary can be registered through your internet banking portal. The details required for transferring fund would be the beneficiary's name, his bank account, recipient's bank address and IFSC code of the respective bank. जो आपका एनईएफटी में डिटेल्स लगता है वही आपका आरटीजीएस में लगता है और वही आपका आईएमपीएस में लगता है। क्योंकि जब आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही सारी डिटेल देनी पड़ेंगी। बैंक का नाम, रेसिपिएंट का नाम, अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड, ठीक है। आईएफएससी कोड क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये कितने डिजिट्स का होता है, 11 डिजिट्स का। ऑन सक्सेसफुल ट्रांसफर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्नॉलेजेस द रिसीवर बैंक एंड बेस्ड ऑन दिस द बोथ रेमिटिंग बैंक एज वेल एज द रिसीविंग बैंक मे और मे नॉट बी नोटिफाई द कस्टमर, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये कम्प्लीटली कौन इसको मैनेज कर रहा है, इसको कम्प्लीटली आरबीआई मैनेज कर रहा है, ठीक है। आरबीआई के एक तरह से इसमें इंटरमीडिएट का काम कर रहा है ना, जितने भी आपके रेगुलेटर का काम कर रहा है, ये कह सकते हो। उसके बाद लास्ट में आता है आपका आईएमपीएस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फंड्स ट्रांसफर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर प्रोसेस्ड वाया नेफ्ट और आरटीजीएस, बट एज द फंड्स कुड नॉट बी क्लियर्ड इन बैचेस यूजिंग दीज ट्रांसफर गेटवेज। एनईएफटी का लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे बैचेस में ट्रांसफ़र होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बैचेस में ट्रांसफ़र होता है। ये रियल टाइम नहीं है। अगर किसी को तुरंत के तुरंत अमाउंट चाहिए है, पैसा चाहिए है, और आप एनईएफटी का यूज़ कर रहे हो तो वो बेकार है, क्योंकि उसको तुरंत अमाउंट मिलेगा नहीं। और आरटीजीएस की लिमिटेशन ये है कि उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट बना दी गई है। अब अगर आपको 50,000 ट्रांसफ़र करना है, अगर आपको 20,000 ट्रांसफ़र करना है, मतलब कोई भी अमाउंट जो 2 लाख से कम है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 2 लाख से कम की अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है और वो भी इंस्टेंटली करनी है, इंस्टेंटली मतलब अभी मैं करूँ और विद इन सेकेंड्स वो रिसीवर को मिल जाए, तो उस केस में ना आपका एनईएफटी काम आएगा और ना आपका आरटीजीएस काम आएगा, क्योंकि एनईएफटी में बैचेस में ट्रांसफ़र होगा तो वो इंस्टेंट नहीं है, और जो आपका आरटीजीएस है उसमें लिमिट है 2 लाख, तो 2 लाख से नीचे का आप पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो इन दोनों की जो लिमिटेशंस हैं उसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत थी, और उसके लिए हमने क्या लाया, उसके लिए लाया आईएमपीएस, ठीक है। उसके लिए आईएमपीएस को चलाया गया एनईएफटी और आरटीजीएस की इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर 2 लाख से नीचे का आपको ट्रांजैक्शन करना है और वो भी अर्जेंट बेसिस पे करना है, तो ये दोनों ही सिस्टम बेकार हैं, ये दोनों ही मेथड्स बेकार हैं, ये दोनों ही आपके काम नहीं आने वाले। बट एज द फंड कुड
only be cleared in batches using these transfer gateways. The National Payment Corporation of India induced, देखिए यहाँ पे आ गया NPCI। आपका IMPS किसने बनाया है, आपका IMPS किसने स्टार्ट किया है, किसने एग्जीक्यूट किया है, या कह सकते हो किसने इंट्रोड्यूस किया है, NPCI ने किया है। और NPCI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। National Payment Corporation of India introduced a pilot mobile payment project also known as Immediate Payment Services। ये इसका फुल फॉर्म है, Immediate Payment Services। Available to Indian public, IMPS offer instant electronic transfer services using mobile phones। IMPS interbank transfer service इज़ अवेलेबल 24/7। दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये 24/7 सर्विस है। NEFT और RTGS में अगर हॉलीडेज़ होते हैं, उनके कुछ शेड्यूल्स हैं, तो कुछ डेज पे वो सर्विसेज आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ टाइम पर वो सर्विसेज आपको नहीं मिलती हैं। ऑल्दो आजकल गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि RTGS को 24/7 कर दिया जाए, है ना। RTGS को 24/7 करने पर बात चल रही है, विचार चल रहा है, लेकिन है अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देती है IMPS, और वो प्रॉब्लम है टाइम की, है ना। टाइम कॉन्स्ट्रेंट हटा देती है। और ये कैसी सर्विस है, 24/7 सर्विस है, किसी भी समय कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड अलाउज यू टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू एक्सेस योर अकाउंट एंड टू ऑथराइज ट्रांसफ़र ऑफ फंड बिटवीन अकाउंट्स एंड बैंक्स। द IMPS सर्विस ऑल्सो फीचर्स अ सिक्योर ट्रांसफ़र गेटवे and an immediate confirmation on fulfilled orders. IMPS are offered on all the cellular devices as via mobile banking or through SMS facilities। ठीक है। RTGS और NEFT आप कैसे कर रहे थे, RTGS और NEFT के दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप बैंक में जाके फॉर्म फिल करके NEFT करा दो, RTGS करा दो, और दूसरा ये था कि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने पोर्टल पे जाओ और उस पोर्टल के थ्रू पेमेंट कर दो। लेकिन IMPS में आपको क्या फैसिलिटी मिल गई, IMPS आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू तो कर ही सकते हो, है ना। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन दोनों के थ्रू तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और सर्विस मिल गई कि आप SMS के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि हर फ़ोन में आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है ना। हर फ़ोन में आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलता है, मोबाइल बैंकिंग हर कोई यूज़ नहीं करता है। तो अगर आप SMS के थ्रू भी कराना चाहते हो तो भी आप IMPS प्रोसेस कर सकते हो। टू बी एबल टू ट्रांसफ़र मनी वाया IMPS रूट, यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज with your bank। On obtaining the mobile money identifier MMID and MPIN from the bank, you can log in or make a request via SMS to transfer a certain amount to the beneficiary। Meanwhile, the beneficiary must link his or her mobile number with his or her respective account and obtain MMID from the bank to be able to receive money। अगर आप SMS के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फिर आपको MMID की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, SMS के थ्रू। MMID क्या है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। और MPIN की ज़रूरत दोनों कंडीशंस में पड़ती है। अगर SMS के थ्रू कर रहे हो तब भी MPIN लगेगा, और अगर आप उसके थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, तो भी आपका MPIN लगेगा। और यहाँ पे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो पहला काम तो ये होता है कि आपको बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, है ना। बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए कोई। उस अकाउंट में आप जब अकाउंट खुलवाते हो तो तभी आप, या बाद में भी अगर आप चाहो तो इंटरनेट फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। इंटरनेट फैसिलिटी के लिए कुछ बैंक ऑफलाइन फॉर्म लेते हैं, कुछ ऑनलाइन लेते हैं, है ना। तो जैसे भी जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप जाकर वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी ले सकते हो। जब आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी लोगे तब आपको वहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र पिन दिया जाता है, जनरेट करके वो लोग फ़ंड ट्रांसफ़र पिन देते हैं, या फिर आपसे खुद जनरेट करने को बोलते हैं। लिंक दे देते हैं और आपसे खुद जनरेट करने को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, आपको एक लॉगिन ID मिलती है, आपको एक पासवर्ड मिलता है ना। पासवर्ड आप सेट करते हो अपना। उसके बाद अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है, IMPS करना है या NEFT RTGS भी करना है, और किसके थ्रू करना है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप क्या करोगे, आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। फिर उसमें आप सर्च करोगे कि इंटरनेट बैंकिंग का
ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन में जाके आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक दिखता है इंडिविजुअल लॉगिन, एक दिखता है कॉर्पोरेट लॉगिन। तो आप किस पे लॉगिन करोगे, आप इंडिविजुअल पे करोगे, है ना। अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल लॉगिन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना यूज़र आईडी डालोगे, जो आपको यूज़र आईडी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालोगे, और पासवर्ड डालने के बाद आप उसमें क्या करोगे, लॉगिन करोगे। तो जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाती है। आपकी प्रोफाइल खुल के जब आएगी तो वहाँ पर रेमिटेंसेस का ऑप्शन होता है। रेमिटेंसेस मतलब फंड ट्रांसफ़र। जब आप उस फंड ट्रांसफ़र को ओपन करोगे तब आपको उसमें मिलेगा RTGS, NEFT, IMPS। वो आपसे पूछेगा कि आपको इन तीनों में से किस ऑप्शन में जाना है, और जब आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ करोगे तब वो फिर आगे की डिटेल्स आपसे पूछेगा कि आपको सेम बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या आपको सेम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ब्रांच अलग है, या आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जब आप वो सारी डिटेल फिल करोगे तब वो आपसे रिसिपेंट की डिटेल्स पूछेगा। उसके बाद जब आप वो सब फिल कर दोगे, अमाउंट फिल कर दोगे, तब आपको पिन डालने को बोलेगा, है ना। अगर आप SMS के थ्रू कर रहे हो तो एम पिन मांगेगा, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो एम पिन मांगेगा, और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो फंड ट्रांसफ़र पिन मांगता है कई बार, है ना, फंड ट्रांसफ़र पिन FTP। और उसके बाद वो आपसे कई बैंक्स में OTP भी मांगता है, वन टाइम पासवर्ड, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये लोग लेयर्स लगाते हैं, डबल ट्रिपल लेयर्स लगाते हैं ना, जिससे कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो पहले आपसे पिन मांगेगा, उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो जाएगा। आ गया होगा MMI यूज़ हम क्यों करते हैं, जनरली सिक्योरिटी लेयर डबल ट्रिपल लेयर लगा के देता है आपको कि आप एक पिन से सिर्फ नहीं कर सकते, आपको पिन भी डालना पड़ेगा, आपको OTP भी डालना पड़ेगा, और तब आपका ट्रांसफ़र। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वाली डेटा ट्रांसफ़र यू मस्ट एंटर द बेनिफिशरीज। ये सब वही लिखा है, आपको सब कुछ सारी का वो, और MMID। बस MMID नहीं है, कहने का मतलब है कि जो जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका अकाउंट उसके मोबाइल से लिंक नहीं है, या फिर लिंक है उसबल नहीं होता है ना। अगर आप SMS के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर का भी MMID होना चाहिए, तभी ट्रांसफ़र हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इंटरनेट बैंकिंग में ऐसा कोई रूल के पास इंटरनेट बैंकिंग अगर नहीं भी है तब भी आप ट्रांसफ़र करोगे अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके, तब भी उसके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल बैंकिंग और SMS के थ्रू कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति के पास भी MMID होना मस्ट है। द ट्रांसफ़र अमाउंट and your MPIN while requesting the fund transfer as soon as transaction is cleared you receive। ये तो आपको पता ही है, जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, आपका जो आपके अकाउंट है उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। Thus IMPS enables customer to use mobile instruments as an instant money transfer gateway, facilitating user convenience, saving time and affordable involved in other modes of transfer। अच्छा, अब मैं इसको सम अप करके बता रही हूँ आपको। इसमें इन तीनों को हम किस में काउंट करते हैं, किस में हम मानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं, ये तीनों के तीनों, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको तीनों का क्या याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, और आपका RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। इन तीनों को आपको क्या करना है, इन तीनों के फुल फॉर्म्स को ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो आपका NEFT और RTGS है ये कौन रन करता है, ये कौन मैनेज करता है, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और जो आपका IMPS है इसे कौन मैनेज करता है, इसे NPCI मैनेज करता है। और NPCI का फुल फॉर्म क्या है, NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाने वाली गवर्निंग बॉडी कौन सी है, RBI ही है। RBI ने ही NPCI बनाया है ना। RBI और IBA
इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलके एनपीसीआई को बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है। और अब जो हो गया है आपका जितना भी रिटेल नेचर आईएमपीएस है ये रियल टाइम सेटलमेंट्स है ना। आरटीजीएस भी रियल टाइम है और आईएमपीएस भी रियल टाइम है, ठीक। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लिमिट्स है वो कितनी कितनी है। आईएमपीएस की लिमिट याद रखिएगा, 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। हम क्या हुई, 2 लाख रुपए हुई, मतलब 2 लाख रुपए से ज्यादा। आरटीजीएस में क्या था, आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए था। अगर 2 लाख से नीचे का ट्रांसफर करना है तो आप आईएमपीएस यूज करो, करना है तो आप क्या यूज करोगे, तो आप आरटीजीएस का यूज करोगे। और अगर आपको जल्दी नहीं है, अगर आपको कोई क्या कर सकते हो, आप इजीली नेफ्ट का यूज कर सकते हो, है ना। नेफ्ट में जो है ऐसा कुछ नहीं, ऐसे 2 मतलब 1 रुपए से 2 लाख तक और इवन 2 लाख से ऊपर का भी ट्रांजेक्शन आराम से। यस, और एनईएफटी है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। मैंने बताया था ना, ये आप बैंक से भी करा सकते, यूज करोगे, है ना। तो ये आप कैसे करते हो, ये आप इंडिविजुअली खुद से करते हो, अपने आप से करते हो, है ना। आप बैंक से नहीं कराते जाके। लेकिन जो आरटीजीएस है और जो एनईएफटी है, ये इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से कर लो। अगर आपके पास सर्विस नहीं है, अगर आपको नहीं आता है करना, तो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक में फॉर्म फिल करके आरटीजीएस या एनईएफटी जो भी कराना चाहते हो करा लो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आईएमपीएस ऑनलाइन सर्विस है, आरटीजीएस का नेचर क्या है इसके बेस पे डिफरेंस बन सकता है, लिमिट्स क्या है इसके बेस पे डिफरेंस बन सकती है, और आरटीजीएस आपका 24/7 नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये किस नेचर में ट्रांसफ़र लेते हैं उस पर बन सकती है। इसमें आपका जो पेमेंट का नेचर होता है वो बैचेस में नहीं होता, वो रियल टाइम होता है। क्या कर सकते हो, डिफरेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस का लिखा भी है, देयर इज नो कैप ऑन द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी transferred via NEFT RTGS system, however only process transaction of a value starting from 2 लाख, यानी कि 2 लाख इसकी मिनिमम लिमिट है, and above as it caters to gross settlements, while the NEFT system settles transactions in batches। NEFT में आपका batches में transaction होगा। RTGS option transfer fund in real time, ये real time है आपका RTGS using NEFT। If a transfer order is received after defined cut off time, the transaction will have to wait, है ना, क्योंकि बैचेस में हो रहा है तो ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम इसका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। until the next clearance to be fulfilled, whereas RTGS transactions are processed continuously, क्योंकि ये रियल टाइम है तो ये continuously प्रोसेस होते रहते हैं, इसमें वेटिंग टाइम नहीं होता है कुछ भी, throughout the RTGS बिजनेस आवर्स। लेकिन इन दोनों के ही साथ क्या है, इन दोनों के ही कुछ बिजनेस आवर्स हैं, ये दोनों ही 24/7 नहीं होते हैं, राइट। आईएमपीएस में क्या है, आईएमपीएस आपका 24/7 सर्विस है। दूसरा आईएमपीएस आपका इंस्टेंट होता है, रियल टाइम होता है। आईएमपीएस में आप 2 लाख से नीचे का ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आईएमपीएस आपका सिर्फ ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों आरबीआई मैनेज करते हैं और ये आपका कौन करता है, ये आपका एनपीसीआई, ठीक। आई थिंक ये तीनों मेथड्स समझ में आ गए होंगे, तीनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, इनके अगर ये और थोड़ा डिटेल में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इनका थोड़ा वो भी बता सकते हो कि इनसे फ़ायदे क्या क्या हैं, है ना। फ़ायदा बता सकते हो, कन्वीनियंट हो गया है, टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, आपको बैंक्स में जाके क्यूज़ में नहीं लगना पड़ता है ना। हम खुद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम वाली सर्विस है। ठीक है, तो ये सारे आप इसके एडवांटेजेस भी इसमें मेंशन कर सकते हो। अगर और इस आंसर को और थोड़ा लॉन्ग करना है और लंबा करने की ज़रूरत पड़े, लॉन्ग में पूछ लिया जाए आपसे, तो आप इसको और बढ़ा सकते हो। ओके, अब मुझे बताइए किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन, कुछ पूछना है। मैम वॉइस नहीं आ रही है।